नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर कर्नाटक से, जहां बेंगलुरु में 22 जुलाई यानी मंगलवार को एक 24 साल की महिला की हत्या हो गई थी। इसकी जांच के लिए पुलिस ने अब 3 टीमों का गठन किया है। इस संबंध में पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि पीड़िता बेंगलुरु के कोरमंगला में महिला पेइंग गेस्ट में रहती थी, जहां उसकी हत्या की गई। पुलिस ने महिला पर हमले का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, जिसमें एक शख्स पीड़िता पर चाकू से हमला कर रहा है। पुलिस ने कहा है कि महिला बिहार की रहने वाली थी और उसका नाम कृति कुमारी था। As regards the murder of a girl in a PG accommodation in the limits of Koramangala police station. इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। इसकी जांच जारी है। हमने 3 टीम बना ली हैं। पुलिस टीम इसे लेकर काम कर रही है। The police teams are working on it and very shortly the accused will be apprehended. दक्षिण पूर्वी बेंगलुरु के कोरमंगला में 23 तारीख की रात तकरीबन 11:15 बजे एक युवती की हत्या कर दी गई, उसके पीजी एकोमोडेशन में। पुलिस ने इस युवती का नाम कीर्ति कुमारी बताया और यह भी कि वो बिहार की रहने वाली थी। एफआईआर के मुताबिक 11:10 पर एक युवक वहां पहुंचा और उसने महिला केयरटेकर को बताया कि रूम नंबर 303 में रहने वाली कीर्ति कुमारी के लिए वो फूड डिलीवरी करना चाहता है। महिला केयरटेकर ने उसको ऊपर जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो दौड़ के वहाँ से भाग निकला। वहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। आसपास के कमरे में मौजूद दूसरी लड़कियां जब बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि कीर्ति कुमारी खून से लथपथ वहाँ पड़ी हुई है। फौरन केयरटेकर को जानकारी दी गई। केयरटेकर ने इसकी जानकारी उस पीजी एकोमोडेशन के मालिक को दी और उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस का कहना है कि 3 टीम बनाई गई है और जो हत्यारा है उसकी तलाश जारी है और जल्द ही उसको पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस अब तक कोई भी जानकारी नहीं दे रही है, जैसे वो महिला क्या करती थी, बिहार में कौन सी जगह की रहने वाली थी। लेकिन इतना ज़रूर पता चला कि पिछले 3 महीनों से इस पीजी एकोमोडेशन में रह रही थी। सवाल ये उठता है कि रात में 11:10 पर ये युवक वहाँ जाता है। उसके हाथ में कुछ था जिसके बारे में उसने बताया कि वो फूड डिलीवरी करने आया है। महिला केयरटेकर उसको महिला पीजी एकोमोडेशन में जाने की इजाज़त देती है। ऐसे मामले पहले भी बेंगलुरु और दूसरे शहरों में हुए हैं और पीजी एकोमोडेशन खास करके जो महिलाओं के लिए बने हुए हैं उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे। सीसीटीवी लगवाए गए थे, यहाँ भी सीसीटीवी लगा हुआ था, उसका फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। जांच जारी है, लेकिन इस घटना को रोका जा सकता था, क्योंकि जब एक वो महिला पीजी एकोमोडेशन है तो फिर किसी युवक को रात में क्यों ऊपर जाने दिया गया है, यह सबसे बड़ा सवाल है। यानी सुरक्षा की खामियां साफ तौर पर खुलकर इस मामले में सामने आ रही हैं और पुलिस ने इसीलिए इस पीजी एकोमोडेशन के जो मालिक हैं उनको भी आरोपी बनाया है। और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले की तह तक पुलिस पहुंच जाएगी और जो हत्यारा है उसको पकड़ लिया जाएगा। जो जानकारी आ रही है, हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, उसके मुताबिक इस पीजी एकोमोडेशन के रूम नंबर 303 में डबल बेड था। एक पर कीर्ति कुमारी रह रही थी और जब वो कीर्ति कुमारी वहाँ रहने आई थी उससे पहले भी वहाँ एक महिला रह रही थी। वो बीच में छोड़कर चली गई थी, लेकिन बाद में उसने अपना इरादा बदल लिया। वो दोबारा रहने के लिए आई थी और उसने 1-2 दिन पहले ही वहाँ बैग रखा था अपना, यह कहकर कि वो अब फिर कीर्ति कुमारी के साथ रहेगी। और उसके उसी दिन या उसके दूसरे दिन, पुलिस को ये अभी तस्वीर साफ करनी है, कीर्ति कुमारी की हत्या हो जाती है। तो पुलिस का कहना है कि बहुत सारे क्लूज हैं उसके पास, लीड्स हैं और जल्द ही हत्यारे को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन महिला पीजी एकोमोडेशन को लेकर फिर से, खास करके उसकी सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े हो गए। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम मोहन यादव ने इसकी घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा है कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद लौटेंगे तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में पीएसी में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। उनके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जबकि मोहन यादव ने कहा कि करगिल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अग्निवीर अच्छी योजना है, लेकिन विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी
सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे। मध्य प्रदेश सरकार आज कारगिल दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। मेरी अपनी ओर से कारगिल विजय दिवस की आप सबको बधाई। अग्निवीर योजना के ऊपर सियासत दोबारा गर्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने भी कारगिल विजय दिवस पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किस तरह से पिछली कांग्रेस की सरकारों ने सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए ना कोई आधुनिक उपकरण, ना कोई आधुनिक हथियार ऐसे मुहैया कराए, और जब सरकार अब अग्निवीर योजना लेकर आ रही है तो विपक्ष उस पर सरासर जो है गलत बयानबाजी और गलत जानकारी लोगों के बीच फैला रहा है। और साथ ही आज ये भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने एक साथ ये घोषणा की है कि किस तरह राज्य में पुलिस सेवाओं में जब भर्ती होगी तो यही अग्निवीर जो 4 साल सेना में काम करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद जो है उनके लिए राज्य की पुलिस सेवा में आरक्षण किया जाएगा। लेकिन इस बीच विपक्ष भी जो है सरकार पर लगातार जो है ये बयानबाजी कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि किस तरह से सेना को कमज़ोर करने के लिए अग्निवीर स्कीम को लाया गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर वहाँ पर दरास में संबोधन करते हुए विपक्ष के ऊपर काफ़ी आरोप लगाए। आरोप में ये भी कहा गया कि कई ऐसी रिपोर्ट्स अलग अलग कमेटी की थी जिसमें ये बात कही गई थी कि सेना को एक यंग आर्मी यानी नौजवान लोगों से या कम उम्र के लोगों से लैस होना चाहिए और इस वजह से अग्निवीर योजना जो है वो ज़्यादा कारगर साबित होगी। और इसी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर भी आरोप लगाया कि सेना को कमज़ोर करने के लिए या आधुनिक आर्म्स एंड एम्यूनिशन या हथियार खरीद में कई बार घोटाले हुए और सेना को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। और साथ ही साथ कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की पिछली सरकारों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक सही नीयत और उस नियति के साथ फैसले नहीं लिए। और अब राज्य सरकारों की तरफ से जिस तरह से आरक्षण की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने यह बयान दिया है कि आगे राज्य सेवाओं में पुलिस की जो सेवा है राज्य में उसमें भी अग्निवीर से जो पास होकर या अग्निवीर की ट्रेनिंग लेकर जो युवक आएंगे उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। नई दिल्ली से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। आपको याद होगा कि सबसे पहले एनडीटीवी ने आपको बताया था कि नीट यूजी 2024 पेपर लीक घोटाला मामले में सीबीआई को जले हुए प्रश्न पत्रों से पहला सुराग मिला। अब अपने आधिकारिक बयान में सीबीआई ने कहा है कि नीट यूजी 2024 का प्रश्न पत्र 5 मई 2024 को झारखंड के हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से अवैध रूप से प्राप्त किया गया था। नीट यूजी स्कैम की 1 महीने की जांच में आखिरकार ये साफ हो गया है कि पेपर लीक हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से हुआ था। एनडीटीवी ने ही सबसे पहले ये खबर दी थी कि पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में जो जले हुए पेपर मिले थे उनकी कोडिंग ओएसिस स्कूल के पेपर से मिलती थी और इस पर एनटीए खामोश था। सीबीआई ने अपनी तफ्तीश में एनडीटीवी की खबर पर मोहर लगा दी है। इनिशियल इस मामले की जानकारी जो है वो सीबीआई ने पटना पुलिस को दी थी। पटना पुलिस ने 5 मई को धरपकड़ जो है शुरू कर दी थी। फिर मामला ईओयू के पास चला गया था। उसने एनटीए से 19 मई को जानकारी मांगी थी कि क्या जो पटना में जले हुए पेपर्स मिले हैं उनकी कोडिंग ओएसिस स्कूल में जो पेपर्स मिले हैं उनसे मिलती है या नहीं। एनटीए इस पर खामोश रहा। बात तब सामने आई जब 1 जून को केंद्रीय गृह सचिव ने मीटिंग बुलाई। वहां पे एनटीए ने इस बात को कबूला। जानकारी के मुताबिक प्रश्न पत्रों के 9 सेट एसबीआई हजारीबाग से 5 मई को निकले, जिनमें से 2 सेट ओएसिस स्कूल पहुंचे। इस मामले का मास्टरमाइंड पंकज खुद भी एक इंजीनियर है जो पहले से वहां मौजूद था। उसने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की मदद से उनमें से एक ट्रंक तकनीक की मदद से खोला और पेपर निकाला। उसके साथ कई जाने माने कॉलेजों के एमबीबीएस के छात्र थे जिन्होंने 1 घंटे के अंदर पेपर हल किया। इन्होंने ये पेपर पटना में जो छात्र थे उनके साथ भी शेयर किया। सीबीआई को जले हुए पेपर पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल से भी मिले हैं। इनमें से ज्यादातर को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है।
बाकी जिन छात्रों ने पेपर लीक की मदद से एग्जाम दिया, उनकी तलाश जारी है। इस मामले में सीबीआई अभी तक 33 जगह छापामारी कर चुकी है और 36 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सीबीआई की जांच अभी झारखंड और बिहार तक ही सीमित है, लेकिन जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है उससे ऐसे लग रहा है कि कुछ और राज्यों से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। टाटा सोलर, रिन्यू, अवाडा इलेक्ट्रोड जैसी कई कंपनियों ने सरकार से अपील की है कि वो चीनी पेशेवर लोगों को वीजा दें। भारतीय सौर मॉड्यूल के निर्माताओं का कहना है कि भारत सरकार चीनी इंजीनियर्स और तकनीशियनों के वीजा आवेदन क्लियर करे। ये तीनों कंपनियां जनवरी से इस कोशिश में हैं कि वो 36 ऐसे वीजा आवेदन क्लियर करें ताकि उनके मॉड्यूल में मदद मिल सके। टाटा पावर सोलर लिमिटेड ने 20 वीजा एप्लीकेशन क्लियर करने को कहा है। रिन्यू पावर की ऐसी 9 अर्जियां हैं और अवाडा इलेक्ट्रोड ने 7 पेशेवरों के लिए इजाजत मांगी है। एनडीटीवी से बातचीत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि उन्हें ये जानकारी है कि वीजा को लेकर अलग अलग विभागों में बातचीत हो रही है, लेकिन चीनी निवेश को लेकर किसी चर्चा का पता नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में इस बात का लॉजिक दिया गया है कि चाइना का इन्वेस्टमेंट भारत में आना चाहिए और ट्रेड इम्बैलेंस जो है उसको दूर होना चाहिए। एकदम सही बात है इन प्रिंसिपल अगर हम देखें तो, लेकिन ये फैसले सिर्फ एक थ्योरी पे नहीं हो सकते। लेकिन इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है कि चूँकि हम वीज़ा दे रहे हैं वहाँ के लोगों को यहाँ आकर के काम करने के लिए, तो एफडीआई आए, इसमें क्या दिक्कत है? अभी इसके ऊपर कोई सीरियसली मेरे सामने चर्चा नहीं आया है। हाँ, कुछ सरकार के डिपार्टमेंट्स में वीज़ा देने के लिए डोमेन एक्सपर्ट्स का या टेक्नोक्रेट्स को ले आने के लिए PN3 प्रश्न 3 के विषय को समझ करके वो तो हो रही है, चर्चा हो रही है, मगर डिसीजन कहीं हुआ है नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा कि डिसीजन हुआ ये वीज़ा के विषय में। इन्वेस्टमेंट के विषय में चर्चा मेरे सामने तक नहीं आया है। पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं लौट सकती क्योंकि इसका खर्च उठाना मुश्किल है। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में नई पेंशन व्यवस्था पर पुनर्विचार करने के लिए गठित हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष और वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने ये अहम बात कही है। उधर कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि जो सुविधाएं ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को दी गई थी वो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। देखिए हिमांशु शेखर की ये रिपोर्ट। पेंशन सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए। एफएम ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई आपकी अध्यक्षता में, और एफएम ने कहा भी है कि जो स्टाफ एसोसिएशंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशंस हैं, उनके साथ बातचीत भी हुई है। मैंने ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के साथ आपकी कंसल्टेशंस हुई हैं। कितना आगे आप बढ़ पाए हैं पेंशन व्यवस्था में सुधार? ये मैं आपको पूरा जानकारी, ये एक कॉन्फिडेंशियल मामला है, ऑब्वियसली मैं आपको पूरा जानकारी नहीं दे पाऊंगा। इतना कह सकता हूं कि जो पुराना पेंशन प्रक्रिया था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको दोबारा बहाल करना नामुमकिन है फाइनेंशियली। मैं एज एन ऑफिसर कह रहा हूं, निर्णय तो सरकार लेंगे, बट ये इट विल नॉट बी फाइनेंशियली फीजिबल इज माय ओपिनियन एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी, दैट इट विल बी। और ये जो नागरिक हैं, जो सरकार में काम नहीं करते हैं, जो आउटसाइड द गवर्नमेंट है, उनके लिए ये बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा अगर हम ओपीएस को दोबारा लेके आते हैं तो। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने ये अहम बात कही। हालांकि वित्त सचिव ने कहा सरकारी कर्मचारी संगठनों की कुछ मांगों को सरकार कुछ हद तक पूरा कर सकती है। मुझे लगता है कि और काम करके इन 3 कोर डिमांड्स को हम किसी वजह से एड्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गिव यू एनीथिंग कॉन्क्रीट। उधर वित्त सचिव के बयान पर पहली प्रतिक्रिया में ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने एनडीटीवी से कहा सरकार पेंशन व्यवस्था को चाहे जो भी नया नाम दे, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम वाली सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारा मतलब बहुत साफ है कि जो सुविधाएं उस पेंशन स्कीम में थीं वो कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। उनमें मोटी बात यह है कि
जो भी कर्मचारी जब रिटायर हो तो उसको आधा पैसा तनख्वाह का पेंशन के रूप में मिल जाए, और वो भी महंगाई राहत के साथ में होना चाहिए। डीएनएस रिलीफ जरूर मिलनी चाहिए, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। हम समझते हैं कि सरकार मोटा माटी इस मसले पर तैयार है। शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, भारत सरकार 8वें वेतन आयोग की जगह अगर एक वेज रिवीजन कमेटी गठित करने का प्रस्ताव रखती है तो कर्मचारी संगठन उस पर विचार के लिए तैयार हैं। जब ये बात अपने कैबिनेट सेक्रेटरी महोदय से कही थी, उनको ज्ञापन देते समय उन्होंने भी कहा था कि अभी काफ़ी समय है, और उन्होंने ये भी कहा था कि वेतन आयोग तो अपने जब समय आएगा तो हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन उन्होंने जो साथ में एक प्रश्न सूचक बात कही थी कि क्या कोई और भी व्यवस्था हो सकती है, तो वो एक बहुत सोचने वाला मसला है। अब देखना अहम होगा कि नई पेंशन व्यवस्था में बदलाव और 8वें वेतन आयोग की कर्मचारी संगठनों की मांगों से सरकार आगे कैसे निपटती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन कमलकांत के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।